ईयर 2023 इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा रहा। फ्रॉम विराट कोहलीज कमबैक टू इंडियाज़ प्रोग्रेस इन स्पेस सेक्टर टू ग्रोइंग स्टॉक मार्केट्स। वही एक और चीज़ थी जिसने भी कमबैक किया, बॉलीवुड का कमबैक किसी फिल्मी हीरो की तरह ही था। 3 साल लगातार बॉक्स ऑफिस पर मार खाने के बाद जैसे कोई हीरो खड़ा होता है, वैसे ही बॉलीवुड भी खड़ा हुआ। पैसों के बारे में अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू ऑर्मेक्स मीडिया, द क्यूमुलेटिव बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन 2023 ऑफ ऑल लैंग्वेजेस वो था अराउंड $1.3 बिलियन, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसिंग ईयर्स ऑफ ऑल टाइम आफ्टर 2019। हाईएस्ट रेटेड जो फिल्म्स थी 2023 में अक्रॉस वर्ल्ड वाइड, उसमें से कुछ फिल्म्स बॉलीवुड की थी। अब बॉलीवुड के तो खुशी के मारे वो आंसू नहीं रुक रहे थे कि हाईएस्ट रेटेड फिल्म्स भी है, हाईएस्ट कलेक्शंस भी किया है। अब हम बात करें सदर्न फिल्म्स की, तो वो इतना खास कमाल नहीं कर पाई जितना उन्होंने पेंडेमिक के बाद किया था। कुछ फिल्म्स थी जो चली, जैसे कि जेलर, लियो, सलार। भाई बहुत सारी ऐसी फिल्म्स थी जो नहीं चल पाई, जैसे कि आदि पुरुष, PS2 और टाइगर नागेश्वर राव। ये कुछ फिल्म्स थी जो बिल्कुल कमाल नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पर और काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला। ये वीडियो में हम एक कंपेरेंसिव ओवरव्यू देंगे कि बॉलीवुड ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे उनका कमबैक अच्छे से हो पाया, कौन सी फिल्म्स थी जो हाईएस्ट क्रॉसिंग थी पूरे ईयर में, कौन सी क्रिटिक्स को सबसे ज़्यादा पसंद आई और ऑडियंस ने कौन से फिल्म को ज़्यादा पसंद किया, और जो सारी फिल्म्स जो सक्सेसफुल हुई बॉक्स ऑफिस पर उसमें क्या सिमिलैरिटी थी। सो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो मोर। पहले बात करें बॉलीवुड की कि उनके लिए 2023 कैसा रहा, तो बड़े स्टार्स जैसे कि सलमान, आमिर, अक्षय कुमार, इनकी फिल्में तो चल ही नहीं रही थी 2022 में। फिर एंट्री होती है शाहरुख खान विद पठान इन 2023। फिल्म्स के आते रिकॉर्ड टूटने लगते हैं। फ्रॉम हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शंस ऑफ फॉर एन हिंदी फिल्म, हाईएस्ट फर्स्ट वीकेंड एंड टोटल कलेक्शंस। फिल्म मेड मोर देन $100 मिलियन वर्ल्ड वाइड। कमबैक तो सॉलिड था, थिएटर में ऑडियंस आना भी शुरू कर देती है और रिकॉर्ड्स बनते हैं। फिर आती है रणबीर कपूर तू झूठी मैं मक्कार। क्रिटिक्स भी काफ़ी पसंद करते हैं इस फिल्म को, ऑडियंस भी काफ़ी पसंद करती है और एक अच्छा खासा कलेक्शन करती है ये फिल्म। फिल्म्स लाइक जवान, गदर 2, पठान, एनिमल, 12th फेल, फुकरे 3, टाइगर 3 एक क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड्स बॉक्स ऑफिस पर इन 2023। एंग्री यंग मैन हमेशा से इंडियन ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, लेकिन साल 2023 में जो एंग्री यंग मैन हमें दिखे थिएटर्स में वो एक अलग रूप में थे। वायलेंस पहले भी होती थी, लेकिन 2023 में जो वायलेंस एक अलग लेवल की दिखी फिल्म्स में, वो आज तक कभी देखा नहीं गया था। क्रिटिक्स पागल हो रहे थे कि ये क्या दिखा रहे हो स्क्रीन पर, बट ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आ रहा था। इसलिए हर फिल्म्स में आप देखें तो एक से बढ़कर एक एक्शन सीक्वेंसेस, सीन्स थे जो फैंटेसाइज कर रहे थे वायलेंस को। 4 ऐसी फिल्में रहीं 2023 में जिन्होंने 500 करोड़ के मैजिक नंबर को क्रॉस किया। अब वो कौन सी फिल्म्स थी, तो फिल्म्स लाइक जवान, पठान, एनिमल एंड गदर 2 इन्होंने 500 करोड़ के एक बेंचमार्क को क्रॉस किया। पहले हिंदी फिल्म्स में हाईएस्ट कलेक्शन था दंगल का, वो था अराउंड 387 करोड़, जो कि उन्होंने 2016 में बनाया था और वो काफ़ी सालों तक अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स के लिए रहा। वहीं अब देखें तो हाईएस्ट कलेक्शन अब जवान के नाम पर है, जिसने अराउंड 643 करोड़ कमाए हैं इन 2023। तो ये 2023 बॉलीवुड के लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन पेंडेमिक के 2-3 साल बाद जब ऑडियंस थिएटर में आ नहीं रही थी, फिल्म्स चल नहीं रही हैं बिल्कुल भी, तो बॉलीवुड ने ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन किया, क्या वो लेके आए जिससे उनकी फिल्म्स चलने लगी। तो उन्होंने बेसिकली ये कुछ चीज़ें की। एक्शन एंड मासिव फिल्म्स, देयर वाज अ रियलाइजेशन दैट a tectonic shift had occurred in audience taste and certain parameters in last couple of years. ऑडियंस जो पहले देखना चाहती थी अब वो नहीं देख रही है। कुछ जो पैरामीटर्स थे उनके वो बदल चुके हैं इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। मे बी ये शायद उन फिल्मों की वजह से हुआ जो पिछले कुछ सालों में रिलीज़ हुई, जैसे कि KGF, पुष्पा, RRR। अब इनसे ऑडियंस अब एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर देखना चाहती है थिएटर्स में। नॉर्मल कैरेक्टर्स अब ज़्यादा चल नहीं रहे, तो जो प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने उस तरह की फिल्में बनाई। Last year was full of action and massive films, starting with Pathan, Jawan, Gadar 2, Animal, IB71, Tiger 3। इनमें मास मूवमेंट्स थे, ऑडियंस लिटरली थिएटर में सीटियाँ तालियां बजा रही थी। शाहरुख खान की फिल्में तो एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रही थी। फिर इन फिल्म्स को थिएटर में देखने की वाइब अलग ही आ रही थी। एक्शन ऑडियंस को हमेशा से पसंद आता है, ये आज की बात नहीं है। सिंस 1970s एंड 80s बॉलीवुड ने एक्शन पे काफ़ी फोकस किया था उस टाइम पर।
और उस टाइम पे जो फिल्म्स बनी थी जैसे कि शोले, मर्द, जंजीर, घायल, ये ऐसी कुछ फिल्म्स हैं जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं और कंटिन्यूसली देखते हैं टीवीज़ पर। तो एक्शन हमेशा से ही लोगों को पसंद आया, ये आज की बात नहीं है, हमेशा से चलता आया है। तो बॉलीवुड ने ऐसी ही फिल्म्स को बनाया और जो 500 करोड़ का जो बेंचमार्क था उसे एक्शन फिल्म्स ने ही क्रॉस किया। तो आज जो एक्शन फिल्म्स हैं वो काफ़ी चल रही हैं। फॉर एग्जांपल जो जवान में हीरो के बाप का टाइम आता है, द ओल्डर SR की वर्जन, वो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। वही गदर 2 में वही हैंडपम्प वाला सीन, फिर से वही पठान में जॉन और शाहरुख खान की हाईवे पर फाइट, और एनिमल में रणबीर कपूर का जो गन वाला सीन, ये कुछ सीन्स थे जहाँ पर ऑडियंस लिटरली थिएटर में पागल हो रही थी। आज जो फिल्म्स बन रही है उन्हें कुछ इस तरह बनाया जाता है कि ऑडियंस उसे टीवी या मोबाइल पर नहीं बल्कि थिएटर में जाकर देखे, वो उसे एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ने वो फिल्म्स अगर थिएटर में नहीं देखी तो वो एक बड़ा पार्ट मिस कर सकते हैं अपनी लाइफ का। तो इन फिल्म्स को कुछ इस तरह बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग थिएटर में आए और देखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शंस हो। कंटेंट, ये सही कहा जाता है कि कंटेंट इज़ द अल्टीमेट किंग। कई सालों से बॉलीवुड सदर्न फिल्म्स की कॉपी करके चला रहा था और वो फिल्म्स चल भी रही थी। अब इनका एग्जाम्पल ले तो सिम्बा, दृश्यम, राउडी राठौड़, इन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स बनाए थे, लेकिन आज रिमिक्स बिल्कुल भी नहीं चल रही है। बिगेस्ट एग्जाम्पल शहजादा, ह्यूज फ्लॉप। हिंदी फिल्म्स जो ज़्यादा चली 2023 में वो क्राइम और इन्वेस्टिगेटिव और एक्शन जॉनर्स की फिल्म थी। आज ऑडियंस इन जॉनर्स की फिल्म्स को ज़्यादा पसंद कर रही है। वहीं जो दूसरे जॉनर्स हैं जैसे कि रोम कॉम, कॉमेडी, ये भी काफ़ी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इनकी जो फिल्म्स थी वो है फुकरे 3, सत्य प्रेम की कथा, रॉकी रानी, 12th फेल एंड डंकी। तो अभी 2023 में एक्शन, रोम कॉम, कॉमेडी, क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव टॉप जॉनर्स रहे। OTT पर भी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव ड्रामास टॉप जॉनर रहा। इन प्री पेंडेमिक टाइम्स द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सर्टन स्टार एंड अ स्पेसिफिक जॉनर गिव गारंटीड रिटर्न्स, बट अकॉर्डिंग टू द फिल्म मेकर्स आज ये ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं रहा। अब ऐसा नहीं होता कि कोई स्टार को ले लो, कोई भी जॉनर होगा और आपकी फिल्म चल जाएगी। आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्जांपल सलमान खान की 2 फिल्म्स इस साल आई और दोनों ने अंडर परफॉर्म किया। किसी का भाई किसी की जान जिसने सिर्फ 100 करोड़ कमाए, वहीं टाइगर 3 जो दिवाली पर रिलीज हुई उसने भी सिर्फ 285 करोड़ का कलेक्शन किया, जो कि यश राज के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा था। अब जो आने वाली फिल्म है टाइगर का अगला पार्ट, पठान वर्सेस टाइगर, वो अब डिले कर दिया गया है क्योंकि टाइगर 3 ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था बॉक्स ऑफिस पर। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बड़ा स्टार गारंटीड रिटर्न्स नहीं देता। इसका जो बिगेस्ट एग्जांपल आप मान सकते हैं तो वो है 12th फेल। इसमें एक कॉमन मैन की कहानी है जो एक काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद एक IAS ऑफिसर बनता है। द हाईएस्ट रेटेड फिल्म अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन IMDb इन 2023। तो आप सोच सकते हैं 12th फेल ने क्या रिकॉर्ड्स बनाए हैं और क्या मेमोरीज बनाई हैं लोगों के दिमाग में। अगला एग्जाम्पल आता है आदि पुरुष का। आदि पुरुष जिस फिल्म का बजट था 500 करोड़, उसने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया। ऑडियंस सब बोल रहे थे कि ये क्या दिखा रहे हो, रियल लाइफ से कोई मैच ही नहीं है आदि पुरुष की कहानी का। वहीं एक और फिल्म आती है हनुमान, जो इसी साल 2024 में रिलीज हुई, जिसका बजट अराउंड 15 to 20 करोड़ ही रहा, यानी आदि पुरुष के बजट का आधा भी नहीं है। बट फिर भी जो VFX जो हनुमान ने दिखाए ऑडियंस को इतने स्मॉल बजट में, वो आदि पुरुष से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ऑडियंस हनुमान देखकर थिएटर में तालियां बजा रही है, काफ़ी पसंद कर रही है और हनुमान ने 100 करोड़ के कलेक्शन को भी मार्क क्रॉस कर दिया है। ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी बन चुकी है और पार्ट 2 भी अनाउंस हो चुका है। वही आदि पुरुष का जिसका 500 करोड़ का बजट था, उसने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया। किसी को पसंद नहीं आई, ना क्रिटिक्स को ना ऑडियंस को। लोग बोल रहे थे कि आपने ये बनाया ही क्यों है, एक माइथोलॉजिकल आप फिल्म बनाते हैं तो उसे एक कम से कम स्टोरी से जो एग्जैक्ट हुआ था उससे तो आप मैच कीजिए। वहाँ तो पूरा अलग ही खेल कर दिया उन्होंने, डायलॉग्स एकदम खराब, सब कुछ खराब। वहीं हनुमान में काफ़ी चीज़ें आदि पुरुष के कंपैरिजन में काफ़ी बहुत कुछ अच्छा था। सो हम ये सही कह सकते हैं कि कंटेंट इज़ द अल्टीमेट किंग, और इस पर बॉलीवुड ने काफ़ी ध्यान दिया इन 2023। जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है करंट सिचुएशन में, वही वो डिलीवर कर रहे हैं ऑडियंस को। नॉर्थ साउथ कोलैबोरेशन। फ्रॉम लास्ट डिकेड इंडियन मूवी लवर्स को सदर्न डायरेक्टर्स का काम काफ़ी पसंद आ रहा है, स्पेशली SS राजामौली, एटली, शंकर, मणिरत्नम, ये ऐसे कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्हें लोग अक्रॉस इंडिया पसंद कर रहे हैं। अब इनका रिजल्ट बॉक्स ऑफिस पर भी दिखता है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन।
बॉलीवुड ने भी इसका फ़ायदा उठा लिया। दे कोलैबोरेटेड विद सर्टेन डायरेक्टर्स एंड गेव ह्यूज फिल्म्स इन 2023। अब जो ऑडियंस है अक्रॉस इंडिया, उनको सदर्न डायरेक्टर्स ज़्यादा इसीलिए पसंद आ रहे हैं क्योंकि उनकी मूवीज़ में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, डीपली नैरेटेड होती है मूवीज़, बजिंग एक्शन होता है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स होते हैं, और आजकल लोग इन्हीं मूवीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मोस्टली एक्शन ओरिएंटेड। और सदर्न डायरेक्टर्स ऐसी मूवीज़ ज़्यादा बनाते हैं पिछले कुछ टाइम से। अब इन कुछ चेंजेस का रिजल्ट क्लियरली दिखता है कलेक्शंस और मार्केट शेयर में। अब मार्केट शेयर की बात करें इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन 2023, तो ऑर्मेक्स मीडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मार्केट शेयर अराउंड 41% है। फिर आती है तमिल एंड तेलुगु फिल्म्स जिनका मार्केट शेयर अराउंड 18%। फिर आता है हॉलीवुड जिसका मार्केट शेयर है अराउंड 11%। देन कम्स मलयालम इन फिल्म इंडस्ट्री जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में मार्केट शेयर है 4%। देन कम्स कनाडा जिसका मार्केट शेयर है अराउंड 2%। और बाकी अदर्स हैं जो दूसरी रीजनल लैंग्वेज फिल्म्स है जिसका अराउंड है 6%। अब तेलुगु और मलयालम फिल्म्स हैव विटनेस्ड अ मार्जिनल ड्रॉप ऑफ 3 and 2% रिस्पेक्टिवली कंपेयर्ड विद 2022। वहीं अगर कन्नड़ा सिनेमा की हम बात करें तो उनका सबसे बड़ा ड्रॉप दिखा गया। उनका शेयर अराउंड 8% था इन 2022, अब वो 2023 में सिर्फ 2% रह गया। अब इसका बिगेस्ट रीज़न आप मान सकते हैं कि 2022 में KGF 2 रिलीज़ हुई थी, तो उसके चलते शायद ये शेयर ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन कंपेरिस अगर हम करें 2022 को 2023 से, तो कनाडा सिनेमा सबसे ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स की कि कैसा रहा उनके लिए ईयर 2023। OTT's परफॉर्मेंस इन 2023 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा, इंडियन OTT ऑडियंस बेस बढ़ा 20% से इन ईयर 21 से 2022 के बीच में। लेकिन पिछले साल 22 से 23 में वो सिर्फ 13.5% से बढ़ा। अब इसे हम कंपेयर करें तो OTT की ग्रोथ थोड़ी कम तो हुई है। इंडिया में 48.1 करोड़ लोग इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स पर शोज़ देखते हैं, और इन कंपनी से अराउंड 34% तक का पेनिट्रेशन कर दिया है इंडियन मार्केट में, यानी ये अभी भी और भी लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब जब इतने सारे लोग 48 करोड़ लोग इंडिया में वेब शोज़ देख रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पर, तो सबसे ज़्यादा कौन सा शो देखा गया इन 2023? तो सबसे ज़्यादा देखा गया था शो, वो नंबर 1 पर था फर्जी, जिसको अराउंड 37.1 मिलियन व्यूज़ मिले। सेकेंड नंबर पर था गन्स एंड गुलाब्स, जिसको भी काफ़ी मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिले। अब जब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो सबसे कौन सा जॉनर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? तो अकॉर्डिंग टू द IMDb रिपोर्ट 10 में से 9 जो चार्ट बस्टर वेब शोज़ होते हैं जो काफ़ी लोग देखते हैं, वो क्राइम जॉनर के होते हैं। यानी क्राइम जॉनर काफ़ी लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। लेकिन पिछले साल एक इंटरेस्टिंग चीज़ सामने देखने को मिली कि जो इन्वेस्टिगेटिव ड्रामास है वो भी काफ़ी लोगों ने देखा, और ये वन ऑफ द टॉप जॉनर रहा अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स इन 2023। अब जब इतने सारे लोग देख रहे हैं और इतने मिलियंस ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसका रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इंडिया के अंदर 2024 में ये प्रोजेक्शन किया जा रहा है कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स का रेवेन्यू है वो अराउंड $4.1 बिलियन को टच कर सकता है। अब आने वाले 4 साल में ये बढ़कर $5.5 बिलियन तक पहुंचने वाला है विद एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7.74%। अब इसे हम कंपेयर करें टू द वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर द OTT प्लेटफॉर्म्स अमेरिका, जिसमें रेवेन्यू अराउंड $140 बिलियन को टच करने वाला है इन 2024। अब हम कंपेयर करें इंडिया और अमेरिका को, तो अमेरिका की पॉपुलेशन काफ़ी कम है और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा, फिर भी इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? तो इंडिया में जो पेनिट्रेशन है कंट्री के अंदर OTT प्लेटफॉर्म्स का वो मोर देन 70% है, वहीं इंडिया में वो सिर्फ 34% रहा है। और इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म्स को जो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है वो ज़्यादा है पायरेटेड जो वेबसाइट्स होती हैं, जहाँ पर इनके जो कंटेंट होता है, वेब शोज़ होते हैं, वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए, तो ज़्यादातर लोग वहीं से देख लेते हैं और इनको ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिल पाता। तो ये वन ऑफ द रीजंस है कि OTT प्लेटफॉर्म्स इतना ग्रो नहीं कर पा रही इंडिया में जितनी स्पीड से उन्होंने अमेरिका के अंदर ग्रो किया। अब जब इतने सारे लोग देख रहे हैं तो उनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादातर 25 से 44 एज ग्रुप वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, जो अराउंड 60% है ऑफ ऑल टोटल ऑडियंस। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स तो काफ़ी महंगे सब्सक्रिप्शन देते हैं, काफ़ी महंगी फ़ीस होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोग ही OTT प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। इंडिया के अंदर एक सर्वे हुआ जिसमें बताया गया कि हाई इनकम ग्रुप वालों ने अराउंड 35% है ऑफ ऑल टोटल ऑडियंस। फिर आते हैं मिडिल इनकम ग्रुप जिसका वो भी अराउंड 35% है ऑफ ऑल टोटल ऑडियंस। और फिर आते हैं लो इनकम ग्रुप वाले जिनका शेयर है अराउंड 29.4%। अब यानी देखें तो लो इनकम ग्रुप वाले लोग भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर शोज़ देखते हैं और उन्होंने भी काफ़ी सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई इनकम ग्रुप वाले ही लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पर शोज़ देखते हैं। अब इतने सारे जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, तो नंबर 1 पर कौन सा रहा 2023 में? तो फर्स्ट नंबर पर रहा डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जिसका शेयर था अराउंड 23%। ये काफ़ी सालों से नंबर 1 पर है। फिर आता है ZEE5, जिसका मार्केट शेयर था अराउंड 18%। फिर है अमेजॉन प्राइम वीडियो, जिसका मार्केट शेयर था अराउंड 14%। फिर आते हैं जियो TV, यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स, जिसका मार्केट शेयर था अराउंड 10% ईच। फिर है अदर्स, जो लोकल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका मार्केट शेयर था अराउंड 12%। एंड देन कम्स द एयरटेल एक्सट्रीम, जिसका मार्केट शेयर है अराउंड 3%। तो ये था अबाउट द मार्केट शेयर ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। अब बात करते हैं हाउ मच अ फिल्म इज नीड टू अर्न टू बी प्रॉफिटेबल। अब इसके लिए हम बेसिक से शुरू करते हैं कि अब किसी फिल्म को बनाने में बेसिक खर्चे क्या होते हैं। तो फर्स्ट है उसका किसी भी मूवी को बनाना और दूसरा उसकी मार्केटिंग करना। अब पहले हम फर्स्ट एक्सपेंस के बारे में बात करें तो उसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं। फर्स्ट है कास्ट एंड क्रू का खर्चा, दूसरा क्रिएटिंग द सेट्स, तीसरा स्पेशल इफेक्ट्स और पोस्ट प्रोडक्शन वर्क। अब इन सारे एक्सपेंसेस के बाद एक मूवी बनकर रेडी हो जाती है। अब दूसरा खर्चा है उसकी मार्केटिंग करना। अब किसी भी फिल्म को अगर बना तो लिया, अब उसे अगर मार्केटिंग नहीं करेंगे तो फिल्म ज़्यादा चलेगी नहीं, ज़्यादातर लोगों में अवेयरनेस और विजिबिलिटी नहीं होगी और लोग देखने नहीं जाएंगे थिएटर्स में, इसलिए मार्केटिंग की जाती है हैवीली। अब कोई फिल्म है जिसका बजट मोर देन 100 करोड़ है तो वो मार्केटिंग पे भी अकॉर्डिंगली ही स्पेंड करेगा। अब ये यूजुअली देखा गया है कि अगर किसी फिल्म का बजट अराउंड मान लीजिए 100 करोड़ है तो अराउंड 25 से 50 करोड़ के बीच में उसकी मार्केटिंग का खर्चा करती है ताकि लोग उस फिल्म को देखें। अब मार्केटिंग के लिए ये लोग क्या करते हैं, तो यूजुअली ये ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़ में जाते हैं, इवेंट्स करते हैं ताकि लोगों को उनकी फिल्म के बारे में पता चले और वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में थिएटर्स में आएँ और उनकी फिल्म को देखें। अब जो स्मॉल फिल्म्स हैं उनके पास इतना बजट हो नहीं पाता, इसलिए वो ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्च नहीं करती। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत सारी फिल्म्स ऐसी होती हैं जो कब आके सिनेमा में रिलीज़ होकर कब चली गई किसी को पता ही नहीं चलता। तो ये सीन देखा गया है कि अगर कोई बड़ी फिल्म है तो वो ज़्यादा मार्केटिंग पे खर्चा करती है। अब आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि अगर किसी फिल्म का बजट है 100 करोड़, उसने थिएटर्स में कमाया है 200 करोड़, तो हम सोचते हैं कि प्रोड्यूसर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया, उन्होंने 100 करोड़ लगाए थे 200 करोड़ मिल गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं तो कि अगर किसी फिल्म का बजट है 100 करोड़ और मार्केटिंग एक्सपेंस है 50 करोड़, तो उस फिल्म को मोर देन 300 करोड़ से ज़्यादा कमाना पड़ेगा, तब जाके वो एक प्रॉफिटेबल होगी। तो अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसा क्यों? तो इंडिया में अराउंड प्रोड्यूसर्स को अराउंड 50% ही मिलता है ऑफ देयर टोटल कलेक्शंस। अब जो मेजर है टोटल कलेक्शन से तो अराउंड 50% ही मिलने वाला है। वो जो बचा हुआ जो कॉस्ट है वो रिकवर करते हैं अपने सैटेलाइट्स राइट्स बेचकर और डिजिटल राइट्स अपनी मूवीज़ के किसी भी OTT प्लेटफॉर्म्स को। इन दो जगहों से मेजर इनकम हो जाती है किसी भी प्रोड्यूसर्स को। अब आप सोच रहे होंगे कि 50% ही क्यों मिलता है प्रोड्यूसर्स को, तो जो बचा हुआ शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है। अब प्रोड्यूसर्स की डायरेक्ट रीच नहीं होती किसी भी सिनेमा हॉल में, वो अपनी मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू किसी भी सिनेमा हॉल में रिलीज़ करते हैं। अब जब कोई भी फिल्म फर्स्ट टाइम रिलीज़ होती है थिएटर्स में तो फर्स्ट वीक के अंदर प्रोड्यूसर्स का शेयर ज़्यादा होता है, यानी मार्जिन उनका ज़्यादा होता है और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन थोड़ा कम होता है। फिल्म जब सेकेंड वीक में आती है तो प्रोड्यूसर्स का मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर का थोड़ा बढ़ जाता है और हर पासिंग वीक प्रोड्यूसर्स का मार्जिन कम और डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन ऐसे बढ़ता रहता है। अब इसीलिए प्रोड्यूसर्स को अराउंड 50% ही मिलता है ऑफ देयर टोटल कलेक्शंस। किसी भी फिल्म अगर फर्स्ट 2 वीक्स में अच्छा कमा रही है तो प्रोड्यूसर्स को स्टार्टिंग में ही अच्छा पैसा मिल जाता है, अगर वो उतना अच्छा नहीं कर पा रही तो प्रोड्यूसर्स को कम पैसे मिलते हैं। अब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंडियन फिल्म्स के साथ ही ऐसा होता है, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा ही होता है। अब मान लीजिए कोई इंडियन फिल्म है वो लिस्ट होती है अमेरिका में, तो वहाँ पर इंडियन प्रोड्यूसर्स को अराउंड 30% ही मिलेगा वहाँ के टोटल कलेक्शंस का। यानी कोई भी जब हॉलीवुड फिल्म इंडिया में भी रिलीज़ होती है तब भी ऐसा ही होता है, इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है, वहाँ के हॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को कम पैसे मिलते हैं। सो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे होता रहता है। अब यूजुअली ये देखा गया है कि जब भी कोई फिल्म सिनेमा में अच्छा परफॉर्म करती है वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर उतना नहीं चल पाती, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने उसे थिएटर्स में देख लिया है, तो वो OTT ऑडियंस पे लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पर वो फिल्म नहीं देखते। तो ये सीन रहता है किसी भी फिल्म की प्रॉफिटेबिलिटी का। सो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा होगा कि बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ लगाए हैं तो 200 करोड़ कमाने से हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। फिल्म को कहीं डबल से भी ज़्यादा कमाना पड़ता है तब जाके वो अपने ब्रेक इवन को क्रॉस करते हैं और बाद में प्रॉफिट आता है। सो ये था अबाउट द कि एक फ़िल्म कैसे प्रॉफिटेबल होती है। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी फिल्म के लिए सिर्फ थियोरेटिकल कलेक्शन से ही वो प्रॉफिटेबल नहीं हो जाती, उसके लिए डिजिटल राइट्स और टेलीविज़न राइट्स भी काफ़ी मैटर करते हैं किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करना और प्रॉफिटेबल बनना। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस
यू कैन वॉच दिस वीडियो, जिसमें हमने इन डिटेल डिस्कस किया है कि कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं, और होल प्रोसेस इसमें डिटेल में बताया गया है. सो वॉच दिस वीडियो टू नो मोर. एंड इस साल 2024 में फाइटर आ चुकी है जिसने अराउंड 350 करोड़ का बिजनेस किया है. वहीं शाहिद कपूर स्टारर तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया भी आ चुकी है, जिसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म वो अभी कर रही है थिएटर में. एंड हनुमान तो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? एंड जो अपकमिंग मूवीज़ हैं जैसे कि अक्षय कुमार स्टारर, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और जो दूसरी फिल्म्स आने वाली है, क्या आपको लगता है कि 2023 में जो सक्सेस मिला था बॉलीवुड को वो 2024 में मिल पाएगा या नहीं? सो टेल अस इन द कमेंट्स अबाउट दिस. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो? इसके लिए भी आप अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.